हेलो फ्रेंड्स, एनएसटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 8 का चैप्टर 1 जिसका नाम है हाउ व्हेन एंड वेयर के नोट्स की डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने इस चैप्टर का पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज कॉलोनियल? जब हम इस बुक के और चैप्टर्स पढ़ेंगे तब हम ये जानेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को अपने अधीन कर लिया और उस पर अपना शासन स्थापित किया। हम ये भी जानेंगे कि कैसे अंग्रेजों ने लोकल नवाब और राजास को अपने हाथों की कठपुतली बना लिया। हिस्ट्री क्लास 8 की बुक को पढ़कर हम ये जानेंगे कि अंग्रेजों ने किस तरह इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था और सोसाइटी यानी समाज पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। अपने सभी खर्चों को पूरा करने के लिए राजस्व यानी रेवेन्यू वसूल किया। अपनी जरूरत की सभी चीजों को लो प्राइसेस पर खरीदा। जिन फसलों को वे एक्सपोर्ट करना चाहते थे उन फसलों की खेती करवाई। और हम ये भी जानेंगे कि अंग्रेजों ने ये जितने भी काम किए इनकी वजह से भारत में क्या बदलाव आए। हम ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश रूल की वजह से भारत की वैल्यूज यानी मान्यताओं, उसके टेस्ट यानी पसंद नापसंद, भारत के कस्टम्स यानी रीति रिवाज और उसकी प्रैक्टिसेस यानी तौर तरीकों में क्या बदलाव आए। चलिए अब जानते हैं कि कॉलोनियल का मतलब क्या होता है। जब एक देश दूसरे देश को अपने अधीन कर लेता है तो उस वजह से उस अधीन हुए देश में जब इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को कॉलोनियल कहा जाता है। भारत में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव हो तो रहे थे, पर सभी क्लासेस और ग्रुप्स यानी सभी वर्ग और समूह के लोग इन बदलावों को एक ही तरीके से अनुभव नहीं कर रहे थे। इसलिए इस किताब को अवर पास्ट नाम दिया गया है, हमारे अतीत यानी कई अतीतों पर केंद्रित। हाउ डू वी नो? चलिए अब उन सोर्सेस के बारे में जानते हैं जिनसे हिस्टोरियंस को इंडियन हिस्ट्री के पिछले 250 साल के इतिहास के बारे में पता चलता है। एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स यानी प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा तैयार किए गए ऑफिशियल रिकॉर्ड्स यानी सरकारी रिकॉर्ड्स हिस्टोरियंस के लिए एक अहम सोर्स है। अंग्रेज हर छोटी से छोटी बात को लिखते थे क्योंकि उनकी मान्यता थी कि चीजों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। सवाल ये है कि अंग्रेजों के लिए हर चीज को लिखना इतना अहम क्यों था? अहम इसलिए था क्योंकि हर चीज को लिखने के बाद उनका अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद किया जा सकता था। मेमो का मतलब होता है एक ब्रीफ मैसेज। अंग्रेज अपनी लिखने की इस आदत को बहुत समझदारी का काम मानते थे और इस समझदारी के चलते मेमोज, नोटिंग्स और रिपोर्ट्स पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। अंग्रेज सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और लेटर्स को भी बहुत संभाल कर रखते थे। उन्होंने डॉक्यूमेंट्स को संभाल कर रखने के लिए सभी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस में रिकॉर्ड रूम्स बनवा दिए। तहसीलदार के दफ्तर, कलेक्टरेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, लॉ कोर्ट्स यानी कचहरी, इन सबके अपने रिकॉर्ड रूम्स होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अंग्रेजों द्वारा आर्काइव्स और म्यूजियम्स भी बनवाए गए। 19th सेंचुरी की शुरुआत में एडमिनिस्ट्रेशन की एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच के पास भेजे गए लेटर्स और मेमोज को आप आज भी आर्काइव्स में देख सकते हैं। आर्काइव में आप डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं और ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव भी देख सकते हैं। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन डॉक्यूमेंट्स की बहुत सावधानी से नकल बनाई जाती थी। इन डॉक्यूमेंट्स की नकल कैलीग्राफिस्ट द्वारा लिखी जाती थी। कैलीग्राफिस्ट उन लोगों को कहते हैं जो बहुत सुंदर राइटिंग लिखने में माहिर होते हैं। 19वीं सदी के मध्य तक प्रिंटिंग टेक्निक फैलने लगी थी। इस प्रिंटिंग टेक्निक की मदद से अब प्रत्येक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की प्रोसीडिंग्स यानी कार्यवाहियों के रिकॉर्ड्स की मल्टीपल कॉपीज बनाई जाने लगी।
नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया 1920 के दशक में बनाया गया। जब न्यू दिल्ली का निर्माण हुआ तब नेशनल म्यूजियम और नेशनल आर्काइव्स दोनों ही वाइसरीगल पैलेस के नजदीक बनाए गए थे। इसी से ये पता चलता है कि अंग्रेज इन इंस्टीट्यूशंस को कितना महत्व देते थे। एक कस्टर्ड एप्पल प्लांट 1770। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए बोटेनिकल गार्डन्स और नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम्स में विभिन्न पौधों के नमूने और उनसे संबंधित जानकारियां इकट्ठा की जाती थी। लोकल आर्टिस्ट यानी स्थानीय कलाकारों को इन नमूनों के चित्र बनाने के लिए कहा जाता था। कॉलोनियलिज्म का मतलब होता है एक विदेशी समूह द्वारा किसी देश के लोगों और संसाधनों पर नियंत्रण करना। हिस्टोरियंस अब इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि इस तरह की जानकारी किस तरह इकट्ठा की जाती थी और इससे कॉलोनियलिज्म के बारे में क्या पता चलता है। सर्वेज बिकम इम्पोर्टेंट। कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान सर्वे करने की प्रैक्टिस भी महत्वपूर्ण होती गई, क्योंकि अंग्रेज इस बात पर विश्वास करते थे कि अगर किसी देश पर शासन करना है तो उस देश को सही ढंग से जानना बहुत जरूरी है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए अंग्रेजों द्वारा बड़े बड़े सर्वेस किए जाने लगे। विलेजेस में रेवेन्यू सर्वेस किए गए। इन सर्वेस में ब्रिटिशर्स किसी भी जगह की टपोग्राफी, सॉइल की क्वालिटी, वहां मिलने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं, स्थानीय इतिहास और वहां की स्थानीय फसलों का पता लगाते थे। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सभी बातों को जानना बहुत जरूरी था। 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में सेंसस ऑपरेशन यानी जनगणना भी की जाने लगी। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारियां इकट्ठा की जाती थी। इसके अलावा बोटेनिकल सर्वेस, जूलॉजिकल सर्वेस, आर्कियोलॉजिकल सर्वेस, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वेस, फॉरेस्ट सर्वेस आदि कई दूसरे सर्वे भी किए जाते थे। यह चित्र देखिए, यह 1832 में जेम्स प्रिंसेप द्वारा बनाया गया चित्र है। इस तस्वीर में यह दिखाया गया है कि बंगाल में मैपिंग और सर्वे कार्य चल रहा है। चित्रकार ने इस परियोजना के वैज्ञानिक स्वरूप पर खास तौर से जोर देने के लिए सर्वे में इस्तेमाल होने वाले सभी उपकरण चित्र में दिखाए हैं। द रेबल्स ऑफ 1857 यानी 1857 के विद्रोही। तस्वीरों को बहुत ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि तस्वीरों से हमें चित्रकार की सोच पता चलती है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई इलस्ट्रेटेड बुक्स में यह तस्वीर कई जगह दिखाई देती है। इस तस्वीर के नीचे लिखा होता था, बागी सिपाही माल लूट रहे हैं। अंग्रेज इन विद्रोहियों को लालची, दुष्ट और बेरहम मानते थे। What official records do not tell यानी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स से क्या पता नहीं चलता। रिकॉर्ड्स के इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, लेकिन ये सारे सरकारी रिकॉर्ड्स हैं। इन सरकारी रिकॉर्ड से हमें ये पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीजों में थी और भावी पीढ़ी के लिए वह किन चीजों को बचाए रखना चाहते थे। पर इन सरकारी रिकॉर्ड्स से हमें ये नहीं समझ आता कि देश के अन्य लोग क्या महसूस करते थे और वे जो काम करते थे उस काम को करने के पीछे क्या वजह थी। इसका मतलब ये हुआ कि इन रिकॉर्ड्स से हमें सिर्फ सरकारी अफसरों के बारे में ही पता चलता है। देश के अन्य लोगों के बारे में हमें दूसरे सोर्सेस से पता चलेगा, पर सवाल ये है कि वे दूसरे सोर्सेस कौन से हैं। अगर हम ऐसे दूसरे सोर्सेस की तलाश करें तो हमें ऐसे बहुत से सोर्सेस मिलेंगे जिनसे हमें सरकारी अफसरों के अलावा देश के अन्य लोगों के बारे में पता चलेगा। पर दिक्कत सिर्फ ये है कि ऐसे सोर्सेस को ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे में लोगों की डायरियां, पिलग्रिम्स यानी तीर्थयात्रियों के अकाउंट्स, ट्रैवलर्स के अकाउंट्स, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं और स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तक पुस्तिकाएं ऐसे लोगों के बारे में जानने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जैसे जैसे प्रिंटिंग टेक्निक फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी। लीडर्स और रिफॉर्मर्स ने अपने विचारों को फैलाने के लिए विचारों को लिखना शुरू किया।
कवियों और नॉवेलिस्ट यानी उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखना शुरू किया। डायरीज, ऑटोबायोग्राफीज आदि ये सभी सोर्सेस उन लोगों ने प्रोड्यूस किए जो पढ़े लिखे थे। पर अब समस्या ये है कि इन सोर्सेस से भी हम ये पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी लोग, किसान, माइंस में काम करने वाले मजदूर और सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब लोग किस तरह अपनी जिंदगी जीते थे और वह किस तरह के अनुभवों से गुजर रहे थे। जब हम क्लास 8th की हिस्ट्री के और चैप्टर्स पढ़ेंगे तो हमें इन लोगों और इनके अनुभवों के बारे में पता लगने लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें। See you in the next video. Till then, goodbye. Thank you so much. Thanks for watching.